नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, हिंदी विभाग, भारतीय विश्वविद्यालय। आज हम आपको न्यायाधीश की परिसीमाएं बताएंगे कि न्यायाधीश में क्या परिसीमाएं हैं, क्योंकि अनुसंधान में न्यायाधीश बहुत ही उपयोगी है और इसमें कुछ परिसीमाएं भी हैं जो हमने आपको पॉइंट में बताया कि पक्षपात की संभावना, प्रतिनिधित्व न्यायाधीश की समस्या, योग्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता, न्यायाधीश प्रायोज्य की अस्थिरता और अनियमितीकरण। अनियमितीकरण में भी 3-4 पॉइंट हैं, वो आपको बाद में बताएंगे। पहले हम लेते हैं पक्षपात की संभावना। तो कैसे आती है पक्षपात की संभावना? किसी भी न्यायाधीश को पूर्ण रूप से आदर्श न्यायाधीश नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ व्यक्तिगत पक्षपात हो ही जाता है। लेकिन यही प्रयत्न करते हैं कि न्यायाधीश व्यक्तिगत विचारधाराओं या ज्ञानताओं एवं पूर्ण धारणाओं आदि से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। पक्षपात ऐसा आ जाता है इसमें, जैसे व्यक्तिगत पक्षपात आ जाता है। जैसे हम अगर किसी सूरदास जी की कृष्ण भक्ति को लेते हैं, तो यदि हमें सूरदास पसंद है तो हमें उनकी कृष्ण भक्ति बहुत अच्छी लगती है और हम उनको मानते हैं कि सूरदास एक कृष्ण बहुत ही, उन्होंने अपने बिना देखे बंद आंखों से कृष्ण का बहुत सुंदर बाल चित्र उपस्थित किया। पर यदि हमें सूरदास पसंद नहीं है तो हम उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, व्यक्तिगत पक्षपात हो जाता है। फिर दूसरा आता है हमारा प्रतिनिधित्व न्यायाधीश की समस्याएं। किसी भी न्यायाधीश को पूर्ण जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह असंभव होता है कि न्यायाधीश पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। अतः यही प्रयत्न करते हैं कि न्यायाधीश में अधिक से अधिक जनसंख्या में गुणों का समावेश कर सके, उसे अच्छा प्रतिनिधित्व बनाए। जो प्रतिनिधित्व करता है उसको उस पर्टिकुलर जनसंख्या का पूरा ज्ञान होना चाहिए और उसमें बहुत सारे गुण, जो भी है उसके गुण दोष सारों का उसमें विवरण करना चाहिए। तो यदि हमारा प्रतिनिधित्व अच्छा होगा तो न्यायाधीश उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है योग्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता। न्यायाधीश का चयन प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए पर्याप्त अनुभव की आवश्यकता होती है। अतः अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति ही के द्वारा न्यायाधीश का चयन किया जाना चाहिए। जिस क्षेत्र में आप न्यायाधीश कर रहे हैं, जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था कि मिट्टी का परीक्षण करना है, तो ये मिट्टी का परीक्षण करने के लिए सॉइल टेक्निकल होना चाहिए उस व्यक्ति को, तभी वो ढंग से कर सकता है। हर व्यक्ति उसका परीक्षण नहीं कर सकता है। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति से उसका परीक्षण कराएंगे तो उसमें हमारे जरूर त्रुटियाँ आएंगी और अनुभवी नहीं होगा तो भी उसमें त्रुटि आएंगी। इसलिए हमें क्या करना है, योग्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो भी न्यायाधीश हो वो त्रुटि रहित हो, तो और जो परिणाम हमारा आएगा वो हमारे लिए हितकर होगा और हमारे लिए सही परिणाम प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यायाधीश प्रायोज्य की अस्थिरता। न्यायाधीश की प्रायोज्य की अस्थिरता होती है क्योंकि सभी व्यक्तियों से कभी भी एक बार संपर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी एक बार किसी सूचना आदि की जानकारी के लिए हम किसी से संपर्क करने जाते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी किसी आवश्यक कार्य से बाहर गया होता है, या वो मिल नहीं पाता है, या उसकी पूर्ण जानकारी हमको नहीं मिल पाती है, तो न्यायाधीश में इसमें अस्थिरता होती है। अतः इकाइयों के कम होने से प्रतिनिधित्व भी ठीक प्रकार से नहीं होता है और न्यायाधीश द्वारा प्राप्त परिणाम अविश्वसनीय हो जाता है। जब हमारे को जाते हैं जनसंख्या ही करनी है, तो हम किसी के घर गए हैं और वो व्यक्ति नहीं मिलता है या पर्टिकुलर व्यक्ति जानकार नहीं मिलता है, तो हमें जानकारी अधूरी मिलती है, जिससे कि हमारे परिणाम पर अविश्वसनीयता आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अनियमितीकरण, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा था अनियमितीकरण। अनियमितीकरण क्या है? इस विधि में जनसंख्या में से इकाइयों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक इकाई का समान संभावना रहती है। इस एक व्यक्ति का चयन अब किसी भी कारण से एक व्यक्ति के चयन में बाधक नहीं होता है। न्यायाधीश की इकाइयों का चयन स्वतंत्र रूप में किया जाता है। अनियमितीकरण की कई विशेषताएं भी सामने आती हैं, जैसे कि जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति के न्यायाधीश में सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त हो जाता है और जनसंख्या के किसी व्यक्ति का न्यायाधीश में चयन का
अन्य व्यक्तियों के चयन में बाधक नहीं होता है। जब हम जनसंख्या के चयन में किसी दूसरे एक व्यक्ति का उपयोग करते हैं तो दूसरे व्यक्ति पे उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ये सबसे अच्छी इसकी विशेषता है। जनसंख्या के किसी व्यक्ति का न्यायाधीश में चयन अन्य व्यक्ति के चयन में बाधक नहीं होता है और इस विधि में व्यक्ति पक्षों का समावेश नहीं हो पाता है, मतलब व्यक्तिगत पक्षों का इसमें समावेश नहीं हो पाता है। शोधकर्ता की इच्छाओं कल्पनाओं का प्रभाव नहीं हो पाता है। इसमें जब हम दूसरे व्यक्ति का चयन करते हैं तो इसमें शोधकर्ताओं के इच्छाओं का कल्पनाओं का इस पर हमारा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इसके लिए हमारी एक बहुत बड़ी विशेषता है क्योंकि उस पर व्यक्तिगत प्रभाव नहीं आता है। इस विधि द्वारा न्यायाधीश का चयन जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये विधि के द्वारा जब हम करते हैं न्यायाधीश तो जनसंख्या का इसमें प्रतिनिधित्व भी रहता है। मतलब कहने का तात्पर्य अनियमितीकरण की विधि ज़्यादा उपयोगी है। तब इसमें अनियमितीकरण की प्रविधियाँ क्या क्या हैं? अनियमितीकरण की प्रविधियों की कई विधियाँ हैं प्रयुक्त होती हैं, जैसे कि लॉटरी द्वारा विधि, सिक्के उछालकर, पासा फेंककर, आंखों पर पट्टी बांधकर, अनियमित तालिकाओं से, मतलब हम किसी भी तरीके से लॉटरी वालों में है सिक्का भी उछाल के टॉस करके भी कर सकते हैं, आंखों पर पट्टी बांधकर भी हम पर्चियाँ बना लेते हैं और उसमें से फिर पर्ची उठवाते हैं तो वो भी है, और तालिका बनाकर भी हम कर सकते हैं। तो ये सारी प्रविधियाँ इसकी बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। इनमें से किसी भी विधि का हम उपयोग कर सकते हैं, पर अनियमितीकरण तालिका का प्रयोग कैसे करेंगे? ये न्यायाधीश के चयन पर किया जाता है कि हमारा न्यायाधीश कैसा है, उसी तरीके से फिर हम अनियमितीकरण का चयन करेंगे। इसमें अनियमितीकरण के कुछ लाभ भी है, इसमें कई लाभ हैं। न्यायाधीश चयन करने की वस्तुनिष्ठ विधि भी है, इसमें धन समय तथा शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी भी है। ये शोध के क्षेत्र में यह विधि अधिक सुगम होती है क्योंकि जब हमारा धन समय और शक्ति दोनों बचता है तो हमारे शोध के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इस शोध के क्षेत्र में यह विधि बहुत अधिक सुगम है। इस विधि के प्रयोग से सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है और परिणामों में निष्कर्ष में शुद्धता अधिक रहती है। अनियमितीकरण से जो हम न्यायाधीश करते हैं तो उसमें परिणाम के और निष्कर्ष में बहुत ही शुद्धता रहती है। यह न्यायाधीश की व्यवहारिक विधि है। इस विधि के प्रयोग से न्यायाधीश चयन संख्या का प्रतिनिधित्व भी करता है। अनियमितीकरण की सीमाएं क्या हैं? इस विधि द्वारा न्यायाधीश चयन करने से प्रतिनिधित्व करने की गारंटी नहीं की जा सकती। अनियमित न्यायाधीश प्रतिनिधित्व भली प्रकार भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसमें दोनों चीज़ें रहती हैं, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अनियमितीकरण शुद्ध रूप में नहीं किया जा सकता है, इसमें व्यक्तिगत पक्षों का प्रभाव रहता है। अनियमितीकरण में क्या शुद्ध रूप नहीं किया जा सकता, इसमें व्यक्तिगत पक्षपात भी आ जाता है। वास्तविक अनियमितीकरण के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यदि परिस्थितियाँ अनुकूल हैं नहीं हैं तो हमारा अनियमितीकरण शुद्ध नहीं आएगा। अनियमितीकरण की प्रक्रिया इससे प्रभावित होती है। अनुकूल नहीं होती हमारी परिस्थितियाँ तो अनियमितीकरण की इससे प्रभावित होती है। ये कुछ हमारे न्यायाधीश की परिसीमाएं थी जिस पर हमने आपको चर्चा की। नेक्स्ट टॉपिक में हम कल आपको आगे की जानकारी